नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त तीन जो मुद्दे हैं वो काफ़ी तेज़ी से उबल रहे हैं। पहला पप्पू यादव जो कोर्ट में पेश होते हैं, वहां रो रो कर जज के सामने कहते हैं कि सरकार उन्हें मरवाना चाहती है, इस तरह के कई आरोप लगाते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच सदन में जिस तरह से तीखी नोकझोंक हुई। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की कहा, तेजस्वी को बच्चा कहा। इसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे। कुछ लोग नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के बयानबाजी आ रही है। श्याम रजक ने कहा कि ये भाभी और देवर का नोकझोंक है। उसके अलावा हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के बारे में, क्योंकि अनुष्का यादव को बेटी हुई है, जिसके बाद से कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि वो उनकी बेटी नहीं है, वो 5 जयचंदों का नाम कह रहे हैं। उसके अलावा मुकेश रोशन जो महुआ से ही आरजेडी के प्रत्याशी थे, महुआ विधानसभा सीट से, उन्होंने कहा है कि इस तरह के आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं और वो और भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप पर। इसके अलावा जो अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश यादव, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि अनुष्का यादव इतने दिनों से लापता हैं। और इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग पप्पू यादव के बारे में ही बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने वो पेश हुए कल कोर्ट में और जज के सामने हाथ जोड़कर वो कहने लगे कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएमसीएच में उन्हें गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे तबीयत जो है वो उनकी बिगड़ गई। और साथ ही ये भी दावा किया कि पटना पुलिस उन्हें मरवाने की कोशिश कर रही है। सुनवाई के दौरान वो करीब 20 मिनट तक रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे। 31 साल पुराने मामले में जैसा कि हम जानते हैं कि कल उन्हें जमानत मिल गई है। तो कौन कराना चाहता है, सवाल तो यही उठ रहा है, कौन कराना चाहता है पप्पू यादव की हत्या, और जज के सामने ऐसे क्यों गिड़गिड़ाने लगे? दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। एक, यह पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव ने आरोप लगाया हो कि उनकी हत्या होने वाली है या हत्या कराई जा सकती है। कुछ दिनों पहले की बात है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि पूरे देश भर में बहुत कुख्यात है, उसकी ओर से धमकी का दावा किया था पप्पू यादव ने। बाद में पड़ताल में पता चला कि वो दावा कुछ नहीं है, वो यूं ही था, इन्हीं के कुछ लोग थे, इस तरीके के भी बात सामने आई थी। पाकिस्तान से पप्पू यादव को धमकी मिलने की बातें भी की गई हैं कई बार, लेकिन उस मामले में भी जांच में बहुत कुछ नहीं मिला है। करीब 25 से 30 बार पप्पू यादव ने दावा किया होगा कि उनकी हत्या की जाने वाली है। दरअसल है मामला ये, दूसरी बात ये है, मामला ये है कि पप्पू यादव उन नेताओं में शामिल हैं जो न नायक हैं न खलनायक हैं, न नायक हैं न खलनायक हैं, ग्रे शेड के पॉलिटिशियन हैं। तो ग्रे शेड के पॉलिटिशियनों के साथ ऐसा चलता रहता है, कभी रोना कभी हंसना, ये पप्पू यादव का वही स्टाइल है। इसीलिए इन दिनों वे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है। हालांकि हालांकि जिस तरीके से पप्पू यादव के साथ पुलिस पेश आई, एक पुराने मामले में, 31 साल पुराने मामले में कोर्ट में पेशी को लेकर के जिस तरीके से की, वो किसी माननीय के साथ, हालांकि पप्पू यादव, मैं फिर कहता हूं कि वो ग्रे सेट के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन फिर भी वे माननीय तो हैं, और किसी माननीय को इस तरीके से उठा करके ले जाना 10:30 बजे रात में, 12 बजे रात में, ठीक नहीं लग रहा था पुलिस का भी बर्ताव। और पप्पू यादव को जिस तरीके से पीएमसीएच में ट्रीटमेंट किया गया, वो भी संदेह के घेरे में है। तो ये सवाल उठ रहा है। हाँ, ठीक है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, 30 से 40 के करीब उस व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से जो आदमी बरी हुआ हो, बात बेबात उस पर आपराधिक मामले बनते और बिगड़ते रहते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को जिस तरीके से इलाज के दौरान किया गया या गिरफ्तारी के दौरान किया गया, उस तरीके से किसी माननीय के साथ व्यवहार। पप्पू यादव के समर्थक और पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ यह बर्ताव इसलिए किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि उन्होंने निट छात्रा, ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड का जो मामला है, उस मामले को उन्होंने बढ़ चढ़ करके उजागर किया, या उसमें वो भूमिका निभा रहे थे, पुलिस से 2 कदम आगे रहने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए पुलिस उनके साथ ये व्यवहार कर रही है।
हो सकता है ये मामला मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन इससे पहले भी चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी पारस हॉस्पिटल में, जब पूरा प्रदेश सन्न रह गया था, पूरे देश की मीडिया ने उस मामले को भी उठाया था कि किस तरीके से पारस हॉस्पिटल में था, तो चंदन मिश्रा भी एक अपराधी, लेकिन अपराधी को भी किस तरीके से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस करके गोली मार दी गई थी दिन दहाड़े, पिस्तौल लहराते हुए अपराधी फरार हो गए थे। उस मामले में भी पप्पू यादव बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, और उस समय भी पप्पू यादव ने कहा कि उनको मरवाने की धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि तुम इस मामले पर मत बोलो, रास्ते से तुम हटा दिए जाओगे अगर बोलोगे तो पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव को हटाना इतना आसान भी नहीं है। पप्पू यादव खुद एक बाहुबली रहे हैं, एक दबंग छवि के नेता रहे हैं। 90 के दशक में मंडल आयोग में उनकी आग को, पप्पू यादव की आग को सबने देखा है कि उनके नाम से दरवाजे बंद हो जाते थे कोसी के इलाके में। तो इतने साधारण व्यक्ति भी नहीं है पप्पू यादव, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में पप्पू यादव ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है, एक उसमें ये मामला उनका बनता हुआ दिख रहा है कि हाँ अब ये बदले बदले से जनाब हैं और अब वे परेशान हो जा रहे हैं, या उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक मामूली व्यक्ति की तरफ एक माननीय सांसद हैं और उनको पीएमसीएच में किस तरीके से स्ट्रेचर पर लिटाया गया था, वो शोभनीय नहीं था, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं था। तो तमाम ऐसी चीजें, माना कि उनकी हत्या की साजिश नहीं होगी, लेकिन उनके साथ व्यवहार थोड़ा अच्छा सा नहीं हुआ। उम्मीद की जा सकती थी कोई भी माननीय हो, माननीय माननीय होता है, जो जनता ने जिसको चुन लिया है उसके व्यक्तित्व को आप किसी भी तरीके से आकलन करें, लेकिन उसके पद की गरिमा को आपको रखना पड़ेगा, जो प्रोटोकॉल है उसको निभाना पड़ेगा। उस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन दोनों चूकता हुआ नजर आया। और जो असली मुद्दा है हत्या वाली बात है ना, कि हत्या करा दी जाएगी, तो फिर से मैं कहूंगा कि पप्पू यादव पहली बार नहीं कह रहे हैं कि उनकी हत्या करा दी जाएगी, दर्जनों बार कह चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई से भी धमकी मिलने का वे दावा कर चुके हैं। किसी जमाने में आनंद मोहन से इनकी अदावत हुआ करती थी। आनंद मोहन, जिनकी पत्नी अभी लवली आनंद शिवहर से सांसद हैं, जिनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं, और आनंद मोहन की छवि भी वैसी ही थी। दोनों के बीच में रस्साकसी रहता था, टाइट मामला रहता था कोशी के इलाके में, भिड़ते झगड़ते रहते थे। आए दिन अखबार की सुर्खियां बनती थी कि पप्पू यादव ने आनंद मोहन के व्यक्तियों पर गोली चलवाई, आनंद मोहन ने पप्पू यादव के आदमियों पर गोली चलवाई। ये आम बात थी, ये आए दिनों की खबर थी। लेकिन आज देखिए, दोनों इस मामले में, जो मामला पप्पू यादव के साथ अभी घटा है, उस मामले में आनंद मोहन भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बदला हुआ जो चेहरा है ना पप्पू यादव का, उससे चीजों को जज करने की आज की तारीख में कोशिश हो रही है, लेकिन पप्पू यादव का अतीत उनको, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर यही किसी साधारण माननीय के साथ हुआ होता तो यकीन मानिए संसद तक की आवाज गूंज उठती कि किसी माननीय के साथ, किसी चुने हुए सांसद के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और कोई चुना हुआ सांसद रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, ये कैसे हो सकता है। याद होगा योगी आदित्यनाथ एक बार संसद में रो गए थे, बड़ी चर्चा हुई थी उसकी, और उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा था। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी, और मुलायम सिंह यादव के सरकार के लोग इनके पीछे पड़े हुए थे, योगी आदित्यनाथ के पीछे। संसद में रोते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है। क्या गुनाह है कि कोई एक भगवाधारी सांसद बन रहा है? तो ये रिस्क हमेशा से रहा है पॉलिटिशियनों के साथ, और पप्पू यादव तो ग्रेसेट के ही पॉलिटिशियन हैं, तो उनके साथ तो ये रिस्क रहेगा ही। और एक दिलचस्प आंकड़ा मैं इसमें बता देता हूं कि 90% नेताओं को उठा करके देख लीजिए, जो माननीय बने हैं, जो विधायक बने हैं, जो सांसद बने हैं, कम से कम 90% माननीयों ने कभी न कभी अपने ऊपर हत्या के आरोप या रंगबाजी के आरोप, धमकी के आरोप, इस तरीके का मामला उठाया होगा, मामला दर्ज कराया होगा। 90% मैं कह रहा हूं। तो पप्पू यादव अकेले नहीं है जिनको हत्या की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी या किसी तरीके की धमकी दी जा रही है। आए दिन ये माननीयों के साथ चलता रहता है। बहुत सारे माननीय आते हैं, उनको कहा जाता है कि हमें हत्या की धमकी दी जा रही है, हमें रास्ते से हटाने की धमकी दी जा रही है। सुशील कुमार मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे किसी जमाने में, दिवंगत सुशील कुमार मोदी, तो वो भी बार बार ये बातें उठाते थे कि विपक्ष के द्वारा उनकी हत्या की साजिश की जा रही है, उनकी हत्या करवा दी जाती है। कई बार उनको उनके हाथ पाथ भी टूट गया था, धरना प्रदर्शन पर भी वो बैठते थे हाथ में बैंडेज लगा करके। तो ये चीजें
राजनीति में देखा है, तो उसको उसी तरीके से देखा सुना जाना चाहिए। जी। बिल्कुल। खैर पप्पू यादव के केस में हम देखें तो टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं जिस तरह बिल्कुल। से वो गए थे। अगला टॉपिक हमारा सर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच जो तीखी बहस चल रही है विधान परिषद में। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े हुए, विपक्षी सदस्यों पर जमकर निशाना साधा और बहस के दौरान राबड़ी देवी को वो लड़की से संबोधित किए और तेजस्वी यादव को भी कुछ दिन पहले बच्चा कहकर उन्होंने संबोधित किया, जिससे ये मामला और गर्मा गया और विपक्ष इसे अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी बताते हुए इसका विरोध किया। जिसके बाद श्याम रजक आए जेडीयू की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये देवर भौजाई का रिश्ता है। तो आखिर सवाल यही उठ रहा है कि इतने पर्सनल क्यों हो रहे हैं नीतीश कुमार लालू परिवार पर। देखिए, हाल के दिनों में नीतीश कुमार बेहद पर्सनल होते हुए राजनीति में नजर आए हैं, चाहे वो सकारात्मक तौर पर हो या नकारात्मक तौर पर, सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो। उनकी व्यक्तिगत बॉन्डिंग की हमेशा चर्चा रही और वो जो राजनीति कर रहे हैं अभी बिल्कुल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के सहारे उनकी राजनीति हो रही है। आपने उदाहरण दिया तेजस्वी यादव का ना कि उन्होंने बच्चा कहा, इसी तरीके से अपने नेताओं को भी अपना परिवार का सदस्य बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, किसी का सर लड़ा देते हैं आपस में। इस तरीके की तस्वीरें नीतीश कुमार पेश करते हैं। खैर, हम लोग सदन पे रहते हैं कि सदन में जो हो रहा है, सदन में ये चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। सदन में व्यक्तिगत चीजों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। वहां कोई न लड़का है न कोई लड़की है, सभी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के अगुआ हैं, जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जनता की आवाज है। वहां पर वही बातें होनी चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार की ओर से हो, चाहे राबड़ी देवी की ओर से है। कुछ दिनों पहले मुझे ठीक से याद आ रहा है कि राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार सदन में भांग पी करके जाते हैं, ऐसा राबड़ी देवी ने शायद कहा था। मुझे लगता है कि दोनों ओर से, मुझे लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। एक कवि, किसी कवि की कविता है जिसमें इस पर क्या खूब लिखा है कि इस जो अभी जो मौसम भी चल रहा है होली का, इसी मौसम पर लिखा है कि पूरे कुएं में जब भांग पड़ी हो तो किसी की कौन पूछता है। तो ये लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, चाहे राबड़ी देवी की ओर से हो चाहे नीतीश कुमार की ओर से है, ये शोभनीय नहीं है। अगर आप में देवर भाभी, जैसा कि आपने उदाहरण दिया अशोक चौधरी का, कि अशोक चौधरी ने कहा कि ये देवर भाभी का नोकझोंक है, तो भैया सदन से बाहर करिए ना। सदन घर का आंगन नहीं है, ये सदन घर का आंगन नहीं है, इसको उसकी गरिमा के हिसाब से देखा जाना चाहिए। आपको बिल्कुल। अगर करना है, हंसी ठिठोली करनी है, तो सदन से बाहर आकर के करिए, उसका अपना प्लेस है, वहां जनता की बात होनी चाहिए। और उस तरीके से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मुद्दे को भटका रहे हैं। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार हाल के दिनों में कई बार सत्ता पक्ष को असहज करते हुए नजर आए हैं, अपनी ही पार्टी को असहज करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो बुर्का कांड हो कुछ दिनों पहले जो नीतीश कुमार ने किया, जन गण मन, कई बार ऐसा हुआ, कई और चीजें जो नीतीश कुमार के एंड से हुई हैं, वो कहीं ना कहीं अभी नीतीश कुमार। रिसेंटली ही देख लीजिए, राज्यपाल के कंधे पर हाथ रख के जिस तरह से चल रहे थे और पैर छूते हुए नजर आए नीतीश कुमार। हाँ। हाँ बिल्कुल, तो ये नरेंद्र मोदी का पैर छूते हुए भी नजर आए थे। तो कई बार वो अपने प्रोटोकॉल को भूल रहे हैं, गरिमा को भूल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की एक गरिमा क्या है, कहाँ तक है। तो प्रोटोकॉल का भी शायद नीतीश कुमार अब ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को या सत्ताधारी जितने दल हैं उन तमाम लोगों को असहज कर रहा है। पार्टी के नेता अशोक चौधरी हो या कोई अन्य, जो कोई भी हो, ये लोग डिफेंस करने की कोशिश में ऐसी बातें कर रहे हैं कि देवर भाभी का रिश्ता है। क्या कहेंगे ऐसे मुद्दों पर, कैसे बचाव करेंगे? तो श्याम ये हल्की रजक, बात है। मैं करेक्ट आपको वो, क्योंकि अशोक चौधरी का नहीं, वो श्याम रजक का बयान था। माफ करिएगा, माफ करिएगा। हाँ, तो श्याम रजक जी ने जो कहा, और श्याम रजक जी को ने कहा है तो उनका तो कहना बनता है भाई, दोनों ओर से उनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। किसी जमाने में कुर्ता फाड़ होली लालू के घर में हुआ करता था, तो उसके अगुआ हुआ करते थे ये लोग, श्याम रजक जी लोग। तो उनको पता है कि पारिवारिक रिश्ते कैसे होते हैं। और अभी नीतीश कुमार के भी दरबार में है, तो एक नंबर के ओहदे पर काबिज है, एक नंबर वाला जो पायदान है, हेरारकी है, उस हेरारकी में ये काबिज हैं। तो ये बेहतर बता सकते हैं कि ये मामला क्या चल रहा है। लेकिन श्याम रजक जी को भी ये समझना चाहिए कि ये सदन है, घर का आंगन,
नहीं है। घर के आंगन की जो बातें हैं, होली होगा उस समय देवर भाभी वाला मामला हो जाएगा, उन लोग फरिया लेंगे, लेकिन इस तरीके से शोभनीय तो नहीं है। और नीतीश कुमार कितनी बार और असहज करेंगे जनता दल यूनाइटेड को, भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारी तमाम पार्टियों को। कभी तो कभी इस पर ब्रेक तो लगना चाहिए ना। और मैं कहना नहीं चाहता हूं, कई बार तो नीतीश कुमार इतना आगे तक सदन के भीतर बोल चुके हैं जिसकी चर्चा भी करना कोई नहीं चाहेगा। मैं भी नहीं करना चाहूंगा। लोग समझ गए होंगे कि बातें कहां तक नीतीश कुमार कर जाते हैं। तो बिल्कुल। वो जो चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं असहजता का माहौल क्रिएट किए हुए जी। जी सर, अगले टॉपिक पर आते हैं। अनुष्का यादव की बेटी हुई है, पिता को लेकर बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने खुद को बच्ची का पिता मानने से इनकार कर दिया है। कई तरह की चीज़ें आई, उसके बाद उन्होंने साजिश बताया, 5 जयचंदों पर आरोप लगाया। उस पर फिर डॉक्टर मुकेश रोशन जो महुआ से विधायक भी रहे हैं पहले और अभी आरजेडी से प्रत्याशी भी थे, उन्होंने तेज प्रताप पर पलटवार किया और कहा कि तेज प्रताप खुद अनुष्का के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डालते थे, उनके घर भी जाते थे और उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि भाषा की मर्यादा तोड़ी गई तो जवाब भी उसी तरह से मिलेगा। इसके अलावा हम देखें कि आकाश यादव ने भी आकर दावा किया एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म के बाद से उनकी बहन जो अनुष्का है वो लापता है और वो परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। क्या है ये पूरा विवाद? देखिए, ये राजनीतिक विवाद से ज्यादा आपराधिक मामला लग रहा है। अगर चीजें इस तरीके से अनुष्का गायब हैं तो ये आपराधिक मामला है। या अगर यह दावा किया जा रहा है कि किसी की कोई बेटी है और कोई उसको मानने से इनकार कर रहा है, तो ये भी आपराधिक मामला है। ये भी कोर्ट का मामला है। ये राजनीतिक मामला नहीं है। पूरी तरीके से ये राजनीतिक मामला नहीं। हाँ, लेकिन चूंकि तेज प्रताप यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, एक बड़े राजनीतिक घराने से उनके ताल्लुकात हैं, तो इस तरीके के मामले राजनीतिक तौर पर पूछे जाएंगे, पूछे जा भी रहे हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि क्या इस तरीके के मामलों का समाधान राजनीतिक बयानबाजियों से संभव है? मीडिया में बयानबाजी करके क्या इस तरीके के मामलों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं? मुझे लगता है कि आप एक महिला के आबरू को तार तार करते हैं। इस तरीके के मामले को अगर आप मीडिया प्लेटफॉर्म से सुलझाने की कोशिश करते हैं तो मुझे यह भी लगता है कि इस तरीके के जो मामले हैं वो बेहद पारिवारिक हैं, इसको कोर्ट से सुलझाना चाहिए। इस पर बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए, चाहे वो तेज प्रताप यादव दे रहे हो बयान, या फिर अनुष्का के भाई आकाश दे रहे हो बयान, या कोई अन्य बयान दे रहा हो। आप कैसे कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव आपके मतलब लीगली तो शादी हुई नहीं थी ना। अनुष्का की तो कुछ शादी हुई नहीं थी। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर अनुष्का दावा कर रही है कि तेज प्रताप यादव उनके पिता हैं, प्रमाण के साथ चीजों को लाना चाहिए, क्योंकि ये मानहानि का भी मामला बनता है। और जो तेज प्रताप यादव ने भी किया है कि किसी के साथ किसी के नाम जो जोड़े जा रहे हैं वो भी एक मानहानि का मामला है, मानहानि का मामला बनता है। आप मानहानि का केस करिए, यहां से ये मामला सुलझेगा। नहीं तो राजनीतिक चुस्की लिया जाएगा, और ये चुस्की ली जा रही है और बहुत भद्दा लगता है, बहुत गंदा लगता है। मुझे भी इस मुद्दे पर बोलने में बहुत शर्म आ रही है कि ये बेहद ही पारिवारिक मामला जिस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी की जाए बिल्कुल जायज नहीं। मैं तो तेज प्रताप यादव से भी अनुरोध करूंगा, अनुष्का के परिजनों से भी अनुरोध करूंगा कि जो कुछ भी मामला है, अगर आपसी सहमति से नई बातें हो पा रही हैं तो इसको कोर्ट से करवाइए, मामला डीएनए टेस्ट करवाइए। इस पर राजनीतिक बयानबाजी करके आप अपनी इज्जत का तार तार कर रहे हैं दोनों ओर से। जो कुछ भी मामला है, आप इन पर आरोप लगाएंगे, वो उन पर आरोप लगाएंगे। आप लोग कोई बॉलीवुड वाले फैमिली हैं क्या? बॉलीवुड में ये सब ग्लैमरस वर्ल्ड में चलता है। यहाँ कोई किसी के साथ, कोई किसी से के साथ आरोप लगा रहा है, कोई किसी के साथ आरोप लगा रहा है। आप ग्लैमरस फैमिली से नहीं है, वो ग्लैमर वाली दुनिया से नहीं है। आप लोग एक पारिवारिक सामाजिक मतलब जो साधारण परिवेश होता है उस परिवेश के व्यक्ति हैं, तो उसको उस तरीके से ही देखिए और समझिए, और उसी तरीके से देखना और समझना भी चाहेगा लोग। कोई नहीं ये चाहेगा कि किसी, हाँ कुछ लोग मजे लेने वाले लोग हैं। मैंने भी कुछ मीडिया वालों को देखा, बड़े ये के साथ इस मामले को उछाल रहे हैं, बन गए तेजू भैया ये, तेजू भैया वो, ये बेटा बाप। भाई उस लड़की पर क्या बीतेगी, उसकी भी तो सोचिए, जो बिना ब्याही माँ बनी है।
उसके भी तो कुछ आप ख्याल रखिए उसकी मर्यादा का। मीडिया का टीआरपी के लिए वायरल कंटेंट है, इसकी वजह से सिर्फ आप चलाते रहिएगा इस तरीके के मामले। मैं विरोध करता हूं इस तरीके के मामले को, इस पर किसी तरीके की राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। परिवार के आपसी लोग इस पर टीका टिप्पणी करने के अधिकारी हैं, मैं भी नहीं हूं इस मामले में किसी तरीके का टीका टिप्पणी करने का। या फिर अगर ये कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट ही इस मामले को देखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।